अर्जुन ने सिर्फ 20 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट हासिल कर लिया था और सीधे ओपी कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर शामिल हो गया था। 5 साल के अंदर उसने ओपी कॉरपोरेशन को देश की सबसे अमीर कंपनियों में से एक बना दिया। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अलावा उनके पास प्रॉपर्टी, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटल्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, होटल्स वगैरह भी थे। एक स्थापित बिजनेसमैन होने के मामले में वह पूरी तरह परफेक्ट पैकेज था। लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रीढ़ की चोट ने उसे एक बेकार क्वाड्रिप्लेजिक बना दिया। इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता, फिर अर्जुन खुद कैसे करता। जिया के लिए भी यह बदलाव मुश्किल था। जब उसने अर्जुन की मौजूदा हालत देखी और उसे उस आकर्षक दृश्य से तुलना की जो उसने पहली बार डिनर पर देखा था जब वह एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना था, तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। वह एक टूटी हुई पंखों वाला फिनिक्स था। लेकिन जिंदा रहना सबसे जरूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं। फिलहाल जिया कपूर परिवार की शटल बस में हवेली के चारों ओर घूम रही थी। वह चांदनी के नीचे खूबसूरत प्राचीन नजारे को निहार रही थी, मानो समय में पीछे लौट आई हो। ऊपर चमकते चांद के साथ उसने गहरी सांस ली जिसमें आजादी और जीवंतता भरी हुई थी। भले ही उसके पुनर्जन्म को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन वह पहले ही सोचने लगी थी कि पिछली जिंदगी में वह खुद को, क्या जिंदगी खूबसूरत नहीं थी? क्या इतना पैसा होना अच्छा नहीं था? उसके पास दौलत, शोहरत, ताकत और खूबसूरती थी, तो फिर वह इतनी डिप्रेस्ड क्यों थी? उसे समझ नहीं आया कि इतनी मजबूत पर्सनैलिटी होने के बावजूद वह कैसे डिप्रेशन में चली गई। लेकिन जब तक उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, उसकी भावनाएं पहले ही कंट्रोल से बाहर हो चुकी थीं। इसीलिए वह हमेशा मरने के तरीके खोजती रहती थी। वह हमेशा दूसरों को इतना गुस्सा दिलाती थी कि वे उसे मारने की कोशिश करें। एक परफेक्ट जिंदगी जब बंद गली में फंस जाती है तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। खुशकिस्मती से भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया। अब जब उसका कोर बदल गया था और वह डिप्रेस्ड नहीं थी, जिंदगी अचानक शानदार लगने लगी। धीमी और चमकदार चांदनी जमीन पर फैल रही थी, इतनी उजली कि जैसे उस पर पारा बिखर गया हो। जिया की परछाई लंबी और पतली खींच गई जब वह बगीचे से फूल चुन रही थी। कपूर हवेली में बहुत सारे पौधे थे। उसने जो चाहिए था वो चुना, शटल बस में रखा और अगले स्थान की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसे सारी चीजें मिल गईं, उसका फोन बजा। उसने फोन देखा जो पहले पूरी तरह जड़ा हुआ था और पाया कि यह अनजान नंबर था। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज आई। जिया, क्या तुम अभी बात करने के लिए फ्री हो? नंबर अनजान था, लेकिन बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे वह उसे अच्छी तरह जानता हो। जिया पहचान नहीं पाई कि यह कौन है, लेकिन छोटा सा जवाब दिया, हूँ। आज दोपहर क्या हुआ? कोई बाहर था क्या? उन्हें हमारे बारे में पता चल गया? दूसरी तरफ की आवाज घबराई और बेचैन लग रही थी। जिया का दिमाग, जो पहले भ्रमित था, तुरंत समझ गया कि यह कौन है। यह व्यक्ति राजीव था, जो पिछले शरीर की मालिक के साथ रिश्ते में माना जाता था। फर्स्ट ईयर के दौरान राजीव को एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने साइन कर लिया था और वह फुनिक नाम के ग्रुप का मेंबर बन गया था। शुरुआत में फुनिक फ्लॉप था। वे तब तक हिट नहीं हुए जब तक पिछले मालिक की खूबसूरती से प्रभावित एक डायरेक्टर ने उसे अपनी ड्रामा में सेकंड लीड का रोल देने का फैसला नहीं किया। पिछले मालिक ने राजीव को भी उसी डायरेक्टर से मिलवाया था। ड्रामा एक क्लासिक नोवेल पर आधारित था, लेकिन कुछ कारणों से यह रिलीज नहीं हो सका और केवल ऑनलाइन वेब सीरीज के रूप में रखा गया। इसके लिए ज्यादा निवेशक नहीं मिले, जिससे फैंस नाराज थे, जिन्होंने शुरुआत में ही विरोध किया था कि इस नोवेल को वेब सीरीज में क्यों बदला जा रहा है। फैंस को लगता था कि इस सीरीज के लिए कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जो मेल लीड के लिए जो ओरिजिनल मेल लीड चुना गया था। वह क्रेजी फैंस से डर गया। जब डायरेक्टर ने देखा कि राजीव उस रोल में फिट बैठता है और खर्च भी कम हो जाएगा, तो उसने उसे मेन लीड बनाने का फैसला कर लिया। खुशकिस्मती से वेब सीरीज हिट हो गई। उसके बाद राजीव लगातार 2 और वेराइटी शोज में दिखाई दिया। अब वह देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हॉटशॉट बन चुका था। सिर्फ 1 साल में 11 मिलियन फैंस जुटा चुका था। जब कपूर परिवार ने जिया को ढूंढा और उससे कहा कि वह उनके क्वाड्रिप्लेजिक पोते से शादी करे ताकि उसकी बैड लक को काउंटर किया जा सके, तो पिछले मालिक ने शुरुआत में मना कर दिया था, लेकिन आखिर में उसने शादी के लिए हामी भर दी। जिनमें से एक बड़ा कारण यह था कि वह राजीव की मदद करना चाहती थी। राजीव एक हैंडसम, खुशमिजाज नौजवान था, वही टाइप का लड़का जो आजकल की यंग लड़कियों के बीच सबसे पॉपुलर होता है। उसके पास पहले से थोड़ी बहुत शोहरत और फैन बेस था, बस रिसोर्सेज की कमी थी। अगर वह कुछ और हिट सीरीज में एक्ट कर लेता तो वह सफलतापूर्वक एक आइडल से एक्टर में बदल सकता था। फिर अगर किसी मूवी इन्वेस्टर की नज़र उस पर पड़ जाती तो उसकी जिंदगी क्योंकि कपूर परिवार की ओपी कॉरपोरेशन झोंगबो एंटरटेनमेंट की मालिक थी, जो कंट्री जेड की टॉप 3 एंटरटेनमेंट ग्रुप्स में से एक थी। इनके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज थे। राजीव की नज़र कपूर परिवार के हाई एंड रिसोर्सेज पर थी। पिछले मालिक को राजीव ने बेवकूफ बनाया और वह अपने बॉयफ्रेंड के करियर के लिए कपूर परिवार में शादी कर बैठी। लेकिन वह इस शरीर की मौजूदा मालिक बिल्कुल भी वही नहीं थी। उनके बीच की यादें ज्यादा नहीं बची थी। नतीजतन उसे याद भी नहीं था कि यह कमीना पिछली मालिक को कैसे मना कर लाया कि वह कपूर परिवार में शादी कर ले। उसे बस इतना याद था कि पिछले मालिक ने उसके लिए कितना कुछ किया था। न सिर्फ उसने उसे ज्यादा रिसोर्सेज दिलाने के लिए शादी की, बल्कि उसने उस पर काफी पैसा भी खर्च किया था। लेकिन अब जब वह इस शरीर को संभाल चुकी थी, पिछले मालिक का पैसा अब उसका पैसा था। और उसके जैसी जिसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की थी, और उसके लिए इस वक्त पैसा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। क्या तुमने मुझसे पहले $50 मिलियन उधार लिए थे?
भले ही फोन पर आदमी की आवाज चिंतित लग रही थी, असलियत यह थी कि वह बिस्तर पर पूरी तरह नंगा पड़ा था। उसने अपना सिर बिस्तर के किनारे टिकाया हुआ था। एक रजाई उसकी प्राइवेट पार्ट्स को ढक रही थी और हवा में उड़ती हुई कामुक खुशबू उसके चेहरे पर फैले संतोष के भाव से मेल खा रही थी। वह एक पतली, गोरी, कमजोर औरत को एक हाथ से पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में फोन और जली हुई सिगरेट पकड़े हुए था। इस पोजीशन में वह बेहद आरामदायक लग रहा था। जैसे ही वह सिगरेट का टुकड़ा एशट्री में गिराने वाला था, उसने वह सवाल सुना जिसने पूरी जमीन हिला दी। उसका पूरा शरीर जम गया, उसके हाथ कांप गए, सिगरेट की गर्म राख उसके हाथ से फिसली और उसकी गर्दन पर गिर गई, जिससे वह तुरंत हाँप उठा और जलने से उछल पड़ा। उसके बाहों में पड़ी हुई महिला अचानक हरकत से डर गई और उसकी सांस भी भारी होने लगी। जब उसने देखा कि क्या हुआ, वह जल्दी से उसकी गर्दन पर गिरी जलती हुई राख हटाने लगी। ये सारी छोटी छोटी हरकतें फोन पर साफ सुनी जा सकती थीं। जिया अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सकी। क्या बकवास! पिछली मालिक ने इन दोनों के लिए दौलत कमाई और बदले में उसे धोखा और बेच दिया गया। अपने कानों पर यकीन न करते हुए वह फिर बोला, जिया तुमने अभी क्या पूछा? जिया ने थोड़ा नरम अंदाज में दोहराया, क्या तुमने मुझसे $50 मिलियन उधार लिए थे? मैंने तुमसे कब पैसे उधार लिए? जिया तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पक्का फ्री होकर बात कर रही हो? हाँ, पक्का याद है जब मैं पहली बार कपूर परिवार में आई थी, तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ या तुम्हारे किसी रिश्तेदार को पैसे चाहिए थे, इसलिए तुमने मुझसे 50 मिलियन उधार लिए। राजीव चुप हो गया। उसने उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन 50 मिलियन नहीं, सिर्फ 20 मिलियन, और उसका उन्हें वापस करने का कोई इरादा नहीं था। सालों की आदत ने उसके दिमाग में एक समझ बना दी थी, जिया की हर चीज उसकी भी थी। राजीव को कोई अंदाजा नहीं था कि जिया के साथ क्या हुआ था और वह कंफ्यूज था कि वह अचानक पैसे के बारे में क्यों पूछ रही है। जैसे ही उसने इसे दोपहर में हुई बात से जोड़ा, उसका दिल बैठ गया। उसे चिंता थी कि जिया ने शायद कोई गड़बड़ कर दी हो और मास्टर जान को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया हो और इसलिए वह उससे दिए गए सारे पैसे मांग रहा है। उसका दिमाग फट गया और उसने तुरंत मना कर दिया, जिया जिया, मुझे लगता है कि तुम गलत हो, मैंने तुमसे पैसे कब उधार लिए थे? जैसे ही उसके कंधे पर जला हुआ हिस्सा लाल हो गया और उसे दर्द महसूस हुआ, राजीव का मूड खराब हो गया और उसकी आवाज भारी हो गई। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। जिया आराम से फोन पर बात कर रही थी और उसने अपने पास लगे ऑस्मांथस पेड़ की एक टहनी तोड़ ली। अगर कुछ गलत नहीं है तो तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? जिया, यह कोई मजाक नहीं है। राजीव का लहजा ठंडा हो गया था। आमतौर पर जब भी जिया राजीव का गुस्सा दबाने वाला लहजा सुनती तो वह तुरंत उसकी बात मान लेती। इतने सालों में उसने अपने रिश्ते में कमांडिंग पोजीशन लेने के लिए उसके बिना शर्त प्यार का इस्तेमाल किया था। हालांकि जिस जिया से वह बात कर रहा था वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसे ठीक से याद नहीं था कि इस आदमी ने उससे कितना उधार लिया था। जिया को एहसास हुआ कि अगर यह ऐसी चीज थी जिसकी पिछले मालिक को परवाह नहीं थी तो उसे इसकी ज्यादा यादें नहीं होंगी। इससे पता चलता है कि पिछले मालिक ने राजीव को बाहरी नहीं समझा, क्योंकि उसे इतनी बड़ी रकम उधार देने के बाद उसे इसकी कोई याद नहीं थी। उसे उसके बारे में बस वही झूठी मीठी मीठी बातें याद थीं जो वह उससे कहता था। फिर भी उसे अभी भी इस आदमी के पैसे मांगने की धुंधली सी याद थी, इसलिए उसने रैंडमली एक बड़ी रकम चुनने का फैसला किया ताकि कोई उसका फायदा न उठा सके। किसे पता था कि यह ग्रीन टी उस पर चिल्लाने की हिम्मत करेगी। यह कमीना अपनी शुगर मम्मी के साथ भी ठीक से पेश नहीं आ रहा था क्या? वह अब भी इंसान था। भले ही उसका उसकी पीठ पीछे अफेयर चल रहा हो, उसे कम से कम इसके बारे में सावधान और प्रोफेशनल होना चाहिए था। यह कमीना ग्रीन टी वालों के बीच एक वॉर मशीन था। जिया ऐसे लोगों से बहुत नफरत करती थी, इसीलिए उसने सही जवाब में पूछा, मजाक? तुम्हारे साथ कौन मजाक कर रहा है? क्या मैं कोई ऐसी हूं जो पैसे के बारे में मजाक करूंगी? राजीव उसके जवाब से बहुत कंफ्यूज हो गई। वह एक ऐसी औरत थी जिसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार की परवाह थी। हालांकि वह पैसे को बकवास नहीं समझती थी, फिर भी वह ऐसी इंसान थी जिसे पैसे के बारे में बात करना पसंद नहीं था। ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है? तुम्हें किसी से भी बेहतर पता होना चाहिए कि तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं या नहीं। क्या हुआ जब तुम चाहते थे कि मैं जान परिवार में शादी करूं, और जब तुमने मुझसे पैसे उधार लिए तब तुम बहुत अच्छे और दयालु बन रहे थे। अब तुम सिर्फ इसलिए गुस्सा कर रहे हो क्योंकि मैंने इसके बारे में पूछा। राजीव चौंक गया, लेकिन उसके पास उसकी बातों का जवाब देने का समय नहीं था। इससे पहले कि वह फिर से बोलने लगी, बेवकूफ, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझमें इतना सब्र नहीं है। जब मैं 3 तक गिनूं तो बेहतर होगा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने कितने पैसे उधार लिए हैं, नहीं तो तुम मुझे पुराने जमाने की खातिर तुम्हें मौका न देने के लिए दोषी नहीं ठहरा पाओगे। राजीव, जो कुछ सेकंड पहले भी गुस्से में था, इतना डर गया कि जब जिया उस पर चिल्लाई तो उसकी जान निकल गई। हालांकि उसने उसके साथ सही बर्ताव नहीं किया था और हमेशा उस पर चिल्लाता था, वह अच्छी तरह जानता था कि वह अपने भविष्य के सभी कामों के लिए इस औरत पर निर्भर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले कितना गुस्सैल था, वह हमेशा उस पर बिना किसी शर्त के भरोसा करती थी और उसे बर्दाश्त भी करती थी। आज अचानक वह उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही थी? मुख्य समस्या यह थी कि उसने क्या किया, वह पुराने जमाने की बात क्यों कर रही थी। जिया जिया, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम्हें मुझे बताना होगा ताकि हम मिलकर इसका सामना कर सके। तुम्हारे इस तरह बर्ताव से मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बंद करो बकवास, 1 2।
फोन की दूसरी तरफ से डरावनी आवाज सुनकर राजीव का दिल कांप उठा। इतनी ठंड थी कि उसने उसे गाली भी देनी शुरू कर दी थी। उसने तुरंत कहा, 2 मिलियन? मैंने सिर्फ $2 मिलियन उधार लिए थे। यह पक्का 50 मिलियन नहीं था जिया जिया, यह सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था। तुम कैसे भूल सकती हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ था? राजीव को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था और उसे चिंता थी कि कहीं वह कॉल रिकॉर्ड न कर रही हो, इसलिए उसने रकम के बारे में झूठ बोलने का फैसला किया। हालांकि मैं आज सीढ़ियों से गिर गया और मेरी याददाश्त चली गई। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने 2 मिलियन से ज्यादा उधार लिए थे। वह कितने का था? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। तो उसकी याददाश्त चली गई थी। राजीव और उसके बगल में खड़ी औरत ने एक दूसरे को देखा। दोनों तुरंत रिलैक्स हो गए और राहत की सांस ली। राजीव ने तुरंत उसे दिलासा दिया, तुम ठीक हो? तुम सीढ़ियों से क्यों गिरे? क्या तुम्हें चोट लगी है? कितना बुरा लगा? तुमने कितनी यादें खो दी? क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? तुमने कौन सी यादें खो दी हैं? क्या वे वापस आएंगी? टॉपिक बदलना बंद करो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, तुमने मुझसे कितने पैसे उधार लिए थे? यह सच है, मैंने सिर्फ $2 मिलियन उधार लिए थे। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम राशि से पूछ सकते हो। जब तुम मुझे पैसे दे रहे थे तो राशि भी वही थी। तुम उससे क्यों नहीं पूछते? अगर अगर तुम्हें मैं याद हूँ तो तुम्हें राशि भी याद होनी चाहिए, है ना? हाँ। क्या वह उसकी वह नकली व्हाइट लोटस बहन नहीं थी? पिछले मालिक ने उसे बचपन से ही वह सब कुछ दिया था जो वह चाहती थी, इसलिए उसकी उस बहन ने मान लिया कि पिछले मालिक की हर चीज उसकी भी है। इससे वह यह मान सकती थी कि पिछले मालिक की बहन को भी राजीव पसंद थी। अगर वह ऐसा नहीं भी करती तो भी वह उसे ऐसे लेती जैसे राजीव भी उसका अपना हो। उस समय राजीव के बगल में जो औरत थी वह शायद राशि थी। जब उसने यह सोचा तो जिया ने दिलचस्पी से अपनी भौहें चढ़ाईं और तय किया कि आज रात कोई बात नहीं, वह कल पिछले मालिक को अपने अंदाजे पक्के करने में मदद करेगी। जिस पल उसने यह फैसला किया उसके सिर में दर्द होने लगा और अचानक एक अजीब सी चेतना ने इस फैसले पर गुस्सा किया। जैसे ही उसने जोर से अपनी कनपियों की मालिश की, जिया को और भी यकीन हो गया कि उसे यह कल सुबह करवाना है। फिर उसके इस विचार ने तेज दर्द को धो दिया। जिया, जो पहले के दर्द से थोड़ी दुखी थी, शांत लहजे में बोलती रही, लेकिन इस बार अपने अनोखे प्यार भरे लहजे में। लेकिन वह जो कहती है वह मायने नहीं रखता। क्यों नहीं? राजीव ने अनजाने में पूछा। तुम दोनों एक जैसे हो। अगर वह तुम्हारी गवाह है तो उसमें और एक कुत्ते को गवाह बनाने में क्या फर्क है? राजीव हैरान था, लेकिन उसके बगल में बैठी औरत और भी ज्यादा हैरान थी। उसने देखा कि उसके सामने खड़ी औरत का चेहरा डरा हुआ, बेबस और गुस्से से बहुत ज्यादा दुखी हो गया। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि वह हाँफते हुए अपने हाथों से अपनी छाती ढक रही थी। उसके होंठ पीले पड़ गए थे और वह बहुत दयनीय लग रही थी। राजीव खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, जिया जिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम आज रात बहुत अजीब हरकतें कर रही हो। क्या कार एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त चली गई है, या तुमने मेरे और राशि के बीच की बातों को किसी तरह गलत समझ लिया है? दूसरे ने प्यार भरी धीमी आवाज में जवाब दिया, क्यों? क्या तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिससे बेवजह गलतफहमी हो सकती है? राजीव और उस औरत दोनों के सिर सुन्न हो गए। राजीव ने गुस्से में उसकी बात को मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। मैं राजीव सिर्फ तुम जिया को अपनी गर्लफ्रेंड मानता हूँ। भले ही तुम अब जान परिवार का हिस्सा हो, फिर भी मैं हमारे बीच का वादा निभा रहा हूँ। कौन सा वादा? कौन सी लाइन? राजीव के मुंह से तुरंत हल्के फुल्के शब्द निकले, मैं राजीव अपनी जिंदगी में सिर्फ एक औरत रखूंगा और वो तुम हो। जिया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और यह कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलेगा। उसके बगल में बैठी औरत हाँप रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपने होंठ काट रही थी क्योंकि उसका चेहरा गुस्से, शर्म और नाइंसाफी से भरा हुआ था। लेकिन जिया, तुमने अभी जो बातें कहीं वे बहुत ज्यादा थीं। तुमने न सिर्फ मेरी बेइज्जती की बल्कि राशि की भी बेइज्जती की। तुमने उसे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस बारे में बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई? जब उसने सुना कि कोई उसे उसके पूरे नाम से बुला रहा है और फोन पर हल्की हल्की सुनाई दे रही सांसों की आवाज के बावजूद जो उसे सही ठहराने की कोशिश कर रही थी, तो जिया जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई बंशी अचानक पहाड़ी घाटियों में आ गई हो और गुजर रहे आम किसानों को चिढ़ा रही हो। इसमें क्या गलत है? वह वैसे भी यहाँ नहीं है। किसने दूसरों की पीठ पीछे कुछ बुरी बातें नहीं कही हैं? क्या तुम भी अक्सर मेरे सामने दूसरों की बुराई नहीं करती? लेकिन जिया जिया, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे बेहतर है? बिल्कुल नहीं, राजीव ने तुरंत मना कर दिया। ठीक है, तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने आज रात मुझसे क्या वादा किया था। मैं वादों को बहुत सीरियसली लेता हूँ। मुझे ये पता मत चलने देना कि तुमने उन कुतियाओं के साथ मुझे धोखा दिया है, नहीं तो वादा तोड़ने पर तुम्हें जो बिजली कड़कने जैसी बारिश मिलेगी उसके मुकाबले मेरा बदला और भी बुरा होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि अब मैं तुम्हारा इन्वेस्टर हूँ। अगर मैं राजीव हैरान रह गया। उसके बगल में बेकाबू होकर हाँफ रही औरत को भूल जाओ। राजीव को खुद लग रहा था कि इस औरत से ट्रिगर होने के बाद उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने उसे धमकी दी थी। इस कमीनी ने उसे धमकी देने की हिम्मत की थी। अगर उसे पक्का नहीं होता कि नंबर और आवाज दोनों जिया की है तो उसे लगता कि वह किसी भूत से बात कर रहा है। इससे पहले कि राजीव कुछ कह पाता, जिया ने कॉल काट दी थी। यह देखकर कि फोन से सिर्फ टुटुटु की आवाज आ रही थी और वह अपनी होम स्क्रीन पर वापस चला गया था, राजीव हैरान रह गया। उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। यह पक्का करने के बाद कि जिया ने फोन रख दिया है, वह औरत जो बेइज्जती से पीली पड़ गई थी तुरंत रोने लगी।
भाई राजीव, बड़ी बहन बहुत बुरी थी। उसने उसने मुझे कुत्ता कहा। वह हमेशा मेरे लिए खड़ी रही और मुझे बचाया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह मन ही मन मुझसे नफरत करती है। हो वह इतनी बुरी कैसे हो सकती है। जिया से धमकी मिलने के बाद राजीव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन जब उसने अपने सामने खड़ी औरत का कमजोर लाचार चेहरा देखा तो वह तुरंत नरम पड़ गया। उसने रोती हुई औरत को अपने हाथों में पकड़ा। वह बहुत नरम थी, उसका शरीर बिना वजन वाली रुई जैसा था। जैसे ही उसके आंसू उसकी छाती पर बहे, वे उसके दिल पर छप गए। लो रोना बंद करो, आज रात पूरी तरह से जिया की गलती है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं समझ गया। अब जब बड़ी बहन अर्जुन की है तो वह दुखी होगी। दुनिया में कौन एक क्वाड्रिप्लेजिक से शादी करना चाहेगा। वह सिर्फ तुम्हारी और हमारे परिवार की वजह से इसके लिए राजी हुई, इसीलिए वह इतनी गुस्से में है। वह अब अपर क्लास में है, उसे हमें नीचा दिखाने और हमें जज करने का हक है। मैं समझ गया। राशि, जो राजीव की बाहों में लेटी हुई थी, जिया को बचाने की कोशिश करते हुए लगातार रोती रही, लेकिन इससे राजीव के दिल में आग और भड़क गई। जब उसने जिया को कपूर परिवार में शादी के लिए मनाया था तो वह रोई थी और उससे शिकायत की थी। शुरू में उसे इसके लिए बुरा लगा था, लेकिन आज रात के बाद उसका सारा बुरा लगना हवा में उड़ गया। खासकर उस आखिरी लाइन को देखते हुए जो उसने फोन रखने से पहले कही थी। वे एक कपल थे। यह सब कब से इस बात पर निर्भर करने लगा कि वह क्या कहती है। वह उसकी शुगर मम्मी थी, तो फिर वह क्या बन गया। अचानक उस पर बेइज्जती का गहरा एहसास छा गया। जब उसने महसूस किया कि उस आदमी का शरीर उसके आसपास अकड़ रहा है तो राशि को पता चल गया कि उसकी बात काम कर गई है। इसीलिए उसने आगे कहा, लेकिन बड़ी बहन बहुत ज्यादा थी। अगर वह मुझ पर चिल्लाना चाहती थी तो ठीक है, लेकिन वह तुम्हारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। वह तो यह भी चाहती थी कि तुम पैसे लौटा दो। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो तुम ही हमेशा। अब जब वह अमीर हो गई है तो हमारी मदद करने के बजाय वह चाहती है कि तुम पैसे लौटा दो, यह जानते हुए भी कि तुम इतनी मुश्किल में हो। उसने तुम्हें बेइज्जत भी किया। इस बार तो उसने हद ही कर दी। राजीव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कपूर परिवार के पास चला जाता, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी बीमार रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय बचा है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या यह सिर्फ जन्मजात दिल की समस्या नहीं है। आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तुम्हें बस अपना अच्छे से ख्याल रखना है और तुम एक लंबी हेल्दी जिंदगी जी पाओगी। साथ ही कपूर परिवार ने खास तौर पर जिया जिया के लिए कहा था, इसके लिए खुद को दोष मत दो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। अगर तुम दुखी हो तो मुझे और भी बुरा लगेगा। इसके बारे में दुखी होना बंद करो, ठीक है। अगर बड़ी बहन तुम्हें धमकाती रही तो मैं मम्मी से बड़ी बहन से पैसे मंगवाकर तुम्हें दे दूंगा। फिर राशि ने राजीव की पतली कमर को अपनी बाहों में भर लिया। वह खरगोश की तरह नरम और कोमल थी। राशि ने जो आखिरी बात कही थी उसी ने आखिरकार राजीव के धड़कते दिल को शांत किया। उसने राशि के रेशमी बालों को सहलाया, क्योंकि उसका सांवला चेहरा आखिरकार एक बार फिर चमक उठा। फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कहा, थैंक यू राशि, तुम सबसे अच्छी हो। तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो। मैं तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड हूँ। क्या मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए। राजीव ने राशि की बात को मना नहीं किया, बल्कि उसने उसे और भी जोर से गले लगा लिया। राशि, मुझे बहुत अफसोस है। शुरू में मैं उससे रिश्ता खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर कपूर परिवार आ गया और तुम्हें अंधेरे में रहना पड़ा। मैं तुम्हें सही दर्जा भी नहीं दे सका, लेकिन चिंता मत करो, अब हम एक कपल हैं और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। भले ही मैं फेमस हो जाऊं, अब से हम साथ साथ चलेंगे। मैं सबसे फेमस एक्टर बनूंगा और तुम सबसे फेमस एक्ट्रेस बनोगी। गैन, राशि ने धीरे से सिर हिलाया। सबसे फेमस एक्ट्रेस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के बाद से यही उसका गोल था। जिया अपने कमरे में 2 मिनट से भी कम समय के लिए लौटी थी कि बटलर जयेश, जो अभी भी अपने साफ सुथरे सूट में था, ने नॉक किया और उसका दरवाजा खोला। यंग मिस्ट्रेस, मैं वो चीजें लाया हूँ जो आपने मांगी थी। बटलर जू थोड़ा हिला और अपने पीछे नौकरों को दिखाया, जो सभी बड़े मोटे चूहों से भरे पिंजरों को पकड़े हुए थे। जिया ने उन्हें देखा और तुरंत मुस्कुरा दिया। थैंक यू बटलर जू, बस उन्हें फर्श पर रख दीजिए। जिया, वेलकम यंग मिस्ट्रेस, बटलर जू ने थोड़ा झुककर कहा। वह उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सका, हमने अभी अभी ये चूहे पकड़े हैं, ये गंदे हैं। हाँ मुझे पता है। जब बटलर जू ने देखा कि जिया ने कोई और रिएक्शन नहीं दिया तो वह सिर्फ मुस्कुरा सका। बटलर जू के जाते ही ने फर्श पर देखा, जहां कुल 12 चूहे 3 पिंजरों में अलग अलग रखे थे। वह उन्हें बालकनी में ले गई और 3 अलग अलग जगहों पर रख दिया। जब वह अपने कमरे में वापस गई तो उसने अलमारी से दर्जनों परफ्यूम, एसेंशियल ऑयल और अल्कोहल निकाले। फिर वह टेबल पर वापस गई और बगीचे से काटी गई चीजों पर काम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपने सिल्क नाइट गाउन में से पानी से भरी एक बोतल निकाली। फिर उसने सब कुछ छोटी बोतल में डाल दिया और उसमें अपनी पसंद के परफ्यूम की कुछ बूंदें डाल दी। लगभग 1 घंटे बाद टेबल पर 15 बोतलें थीं, जिनमें से सभी में एक अद्भुत लेकिन अनोखी खुशबू थी। जिया ने खुशी खुशी बोतल में रखे लिक्विड को हिलाया, उनमें से एक को अपने बैग में रख लिया। फिर उसने बाकी बोतलें ली और उन्हें वापस अलमारी में रख दिया। नहाने के बाद जब जिया सोने गई तो सुबह के 1 बज चुके थे, लेकिन वह तुरंत सोने नहीं गई। इसके बजाय वह अपनी जांघ पर दोनों हाथ रखकर, आंखें बंद करके और पीठ सीधी रखकर पालथी मारकर बैठ गई। यह एक आदत थी जो उसने कई सालों से रखी थी। सोने से पहले हमेशा 2 घंटे मेडिटेशन करती थी।
जब जिया ने अपने अंदर की काय को सर्कुलेट करने के लिए जाने पहचाने तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसे अचानक अपनी आंखें खोलनी पड़ी। शतारांकन कोई काय नहीं थी, उसके अंदर कोई काय नहीं थी। जिया बहुत दुखी थी। फिर भी भले ही अब उसके अंदर कोई काय नहीं थी, लेकिन उसके पास जो ज्यादातर स्किल्स थीं वे दोबारा जन्म के बाद भी उसके साथ रहीं। साथ ही उसे अब डिप्रेशन भी नहीं था। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा उसे तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। खैर वह अब भी सब कुछ फिर से शुरू कर सकती थी। जैसे ही उसने खुद को यकीन दिलाया कि उसकी हालत बहुत बुरी नहीं है, उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और काय को माहौल से अपने शरीर में लाने की कोशिश की। जैसे ही वह इसे अपने शरीर में डालने वाली थी, उसे लगा कि उसके शरीर के अंदर से एक लेयर इसे ब्लॉक कर रही है। उसके मेरिडियन भी कनेक्ट नहीं थे। अगर मेरिडियन कनेक्ट नहीं होते तो मेडिटेशन करना समय की बर्बादी थी। उसने हार मान ली और 1 मिनट से भी कम लेटने के बाद तुरंत सो गई। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। उन मोहक खिली हुई आंखों में अब एक जोश था। वह पलटी और अपने बिस्तर के पास कंट्रोल बोर्ड को देखा। अभी सुबह के 3:30 बज रहे थे और टेम्परेचर 24 था। सोने से पहले उसे साफ याद था कि अंदर का टेम्परेचर 26 था। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसके खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। हालांकि वह जानती थी कि इन हालात में दूसरा इंसान कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएगा, फिर भी उसने अलमारी से एक बोतल निकालने, उसे खोलने और कनेक्टिंग दरवाजे के पास रखने का फैसला किया ताकि वह धीरे धीरे दूसरे कमरे में फैल जाए। फिर थोड़ी देर बाद उसने उनके कमरों के बीच के कनेक्टिंग दरवाजे खोल दिए। अर्जुन के कमरे के अंदर वीडियो कैमरे थे, लेकिन वे टेक्निकली बेकार थे। उसे लैपटॉप की भी जरूरत नहीं थी। उसने अपना फोन निकाला, उस पर स्वाइप किया और स्क्रीन पर वह इमेज नहीं थी जहां उसे होना चाहिए था। वह अर्जुन के बिस्तर की ओर गई और उसे देखा। भले ही वह अब क्वाड्रिप्लेजिक हो गया था, फिर भी वह बहुत आकर्षक लग रहा था। उसका लुक सबसे अच्छा था जो उसने कभी देखा था। इस समय अर्जुन बेहोश था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन रही थीं। जब वह होश में नहीं था तब भी उसके शरीर में बेचैनी उसे परेशान कर रही थी। जिया उस दरवाजे की तरफ गया जहां बेडरूम और बालकनी एक दूसरे को काटते थे और उसे बंद करके कपूर अर्जुन के पास वापस आ गया। जिया ने हाथ से उसके कमरे का टेम्परेचर बढ़ाया, फिर धीरे से अपना हाथ उसकी कलाई पर रखा और ध्यान से उसकी नब्ज महसूस की। उसने लगभग 10 मिनट तक अपने हाथ वहीं रखे। क्योंकि कमरे का टेम्परेचर पहले ही बढ़ चुका था, जिया ने कंबल हटाया और धीरे धीरे उसके कपड़े खोले। सच कहूं तो उसे सिर्फ अर्जुन के लुक की परवाह थी, उसके शरीर से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। आखिरकार जो मर्द उसकी तारीफ करते थे और इससे पहले उसके आसपास मंडराते थे, उन सभी की बॉडी बहुत हॉट थी। तो उसके लिए अच्छे दिखने वाले शरीरों से घिरा होना एक बहुत ही आम बात थी। लंबे समय तक उससे घिरे रहने के बाद किसी के लिए भी उसे लालची बनाना सच में मुश्किल था। हालांकि जब अर्जुन उसके सामने हल्की चांदनी में आधा नंगा था तो जिया हैरान रह गई और उसकी गर्दन के आसपास की मसल्स कांपने लगी। जग गए। हालांकि वह 3 महीने से पैरालाइज था, उसके शरीर का हर हिस्सा एकदम सही बना हुआ था और बहुत मुश्किल लग रहा था। छाती से लेकर एब्स तक और कमर के पास दिखने वाली मरमेड लाइन तक हर हिस्से को एक परफेक्ट तस्वीर बनाने के लिए आउटलाइन किया गया था। उसके गहरे चेहरे के फीचर्स के साथ उसे इस आदमी को बचाना ही होगा। वह इतना परफेक्ट आदमी था, अगर उसने इस आदमी को नहीं बचाया तो उसे पछतावा होगा, उसकी अंतरात्मा को भी बहुत बुरा लगेगा। इंसान को हमेशा अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चा रहना चाहिए। चाहे कितने भी लोग उसे डांटे या दोष दें, वह हमेशा ईमानदार रही, अपनी जिंदगी अपने असली इरादों के हिसाब से जीती रही। शायद यह सब भगवान का इरादा था कि वह जिया के शरीर में दोबारा जन्म ले। लेकिन क्योंकि उसका अभी अभी दोबारा जन्म हुआ है, अब उसके अंदर कोई क्यों नहीं थी, इसलिए वह अर्जुन के लिए सिर्फ एक सिंपल मसाज ही कर सकती थी। उसने अपने दोनों अंगूठे 2 खास एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर रखे और उन्हें जोर से दबाया। अर्जुन, जो बेहोश होने का नाटक कर रहा था, दर्द से लगभग चीख ही पड़ा। अचानक उसे अपने दिमाग की तरफ गर्म खून का एक झोंका महसूस हुआ। आईने में देखे बिना भी उसे पता था कि उसका चेहरा उस समय पूरी तरह लाल था। जब उसे लगा कि यह औरत उसका सिर फोड़ देगी और वह कपूर के फैमिली सिक्योरिटी सिस्टम को जगाने ही वाला था, तभी उसकी गर्दन पर रखे हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ गए। उसके सिर में जो खून घुसा था वह उसकी गर्दन से होते हुए वापस उसके बाकी शरीर में चला गया। जैसे ही खून उसके कंधे से बहकर उसके कंधे के पास से गुजरा, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जिया उसके बाद उसके साथ क्या कर रहा है। उसे बस एक ही चीज महसूस हो रही थी, वह थी उसके सिर में अचानक खून का झोंका, जिससे कभी कभी उसे हाइपोक्सिक महसूस होता था। उसे पता था कि उसके कमरे में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कभी कभी एक अजीब सी महक आती थी। यह गंध दूसरों को आसानी से बेहोश कर सकती थी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसे जहर देने की कोशिश कौन कर रहा है। हालांकि उसने अपने कमरे के चारों ओर कितने भी हाईटेक माइक्रो कैमरे लगा लिए, फिर भी वह इसके पीछे के अपराधी को नहीं पकड़ सका। पहले की तरह उसने गंध को महसूस किया था, लेकिन जब उसने कमरे में चारों ओर देखा तो उसके आसपास कोई भी संदिग्ध नहीं था। इसका मतलब था कि वह अजीब गंध कहीं से भी आ गई थी।
जब वह इस स्थिति को लेकर उलझन में था तो जोड़ने वाले दरवाजे खुले और यह पाखंडी व्यक्ति उसके कमरे में आ गया। कपूर परिवार में उसे अपने दादा और इस औरत के अलावा हर किसी पर शक था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो व्यक्ति उसके कमरे में आ रहा था वह कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जिसे उसने पूरी तरह से नजरअंदाज किया था। बिजनेस की दुनिया में 5 साल होने की वजह से उसे इतना घमंड था कि वह सोचता था कि वह एक नज़र में सबको समझ सकता है और जिया जैसी औरत पक्का उसकी लिस्ट में थी। वह बहुत साफ थी। वह सिर्फ उसके लुक्स, मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन से जान जाता था कि वह क्या सोच रही है। लेकिन यह वही ऊपरी दिखावटी औरत थी जो उसके कमरे में तब आई थी जब उसे नहीं आना चाहिए था और साफ तौर पर उसके साथ कुछ कर रही थी। वह अब क्वाड्रिप्लेजिक हो गया था जिससे उसके लिए उस समय उसे मारना बहुत आसान था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उसे मारने वाली नहीं थी। इसलिए अर्जुन ने विरोध नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और उसे जो चाहे करने दिया। वह देखना चाहता था कि वह उसकी मौत को जल्दी करने के लिए क्या करेगी। चूंकि उसके दादाजी ने यूथेनेशिया की उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी, इसलिए जब तक वह एक्सीडेंट के पीछे के गुनहगार और उसकी मौत की वजह का पता लगा लेता वह चैन से आराम करने को तैयार था। शुरू में उसे लगा कि दूसरा इंसान उसके शरीर को और खराब करने का प्लान बना रहा है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और कमरे के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम से कमरे की अजीब फिर अर्जुन का दिल कांप उठा। यह औरत, वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन अर्जुन के मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर वह बुरे इरादे से आई होती तो इससे पहले वह किसी और के लिए काम कर रही होती। उसने दादाजी को कपूर परिवार में आने के लिए मनाने का कोई तरीका ढूंढ लिया होगा और फिर उनसे शादी कर ली होगी। इसका मतलब था कि वह उसके बारे में जो कुछ भी जानता था वह सब दिखावा था और इनमें से कोई भी बात हैरान करने वाली नहीं थी। हालांकि यह औरत असल में उसकी मदद कर रही थी। इससे यह साबित हुआ कि उसके दादाजी को अचानक कोई ऐसी औरत मिल गई थी जो उसके बाजी से मेल खाती थी, कोई ऐसी जो प्यारी और बेवकूफ़ लगती थी लेकिन असल में उसमें हुनर था। अगर वह इतनी अच्छी थी तो उसने उसके जैसे क्वाड्रिप्लेजिक से शादी क्यों की। अर्जुन ने बेहोश होने का नाटक जारी रखा, लेकिन उस औरत के लिए उसकी जिज्ञासा पहले ही अपराधी के लिए जिज्ञासा से ज्यादा हो गई थी, क्योंकि अब उसके अंदर की काय नहीं थी। वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि नसों को कितना गंभीर नुकसान हुआ है। हालांकि मसाज के बाद उसे लगा कि यह ऐसा नहीं है जिसका इलाज न हो। अगर वह उसे बचाना चाहती थी तो उसे पहले अपनी अंदर की काय को ठीक करना होगा। अभी के लिए वह सिर्फ एक्यूपंक्चर के साथ एक सिंपल मसाज ही कर सकती थी। मालिश की वजह से अर्जुन की गोरी स्किन धीरे धीरे लाल हो गई और उसकी स्किन के पोर्स धीरे धीरे बड़े हो गए। जिया ने जिस भी हिस्से की मसाज की, स्किन पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगी। सामने के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की मसाज करने के बाद जिया ने आसानी से अर्जुन को पलट दिया। फिर वह उसकी पीठ पर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की मालिश करती रही, बीच बीच में उसका सिर उठाती रही। लगभग 20 मिनट बाद जिया ने उसे वापस उसकी असली पोजीशन में लाने का फैसला किया। उसने अपने बाल बांधे और फिर आगे झुकी। उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखकर उसने उसका दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे रख दिया। फिर वह पीछे की ओर बढ़ी और जैसे ही वह पलटने वाला था जिया ने तुरंत उसका हाथ खींच लिया जो उसकी पीठ के पीछे रखा था। क्योंकि उसका एक हाथ उसकी पीठ को बचाने के लिए उसके पीछे रखा था और उसका दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे हाथ को खींच रहा था, उनके चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। यह पोजीशन बहुत ही आकर्षक थी। अर्जुन अपने चेहरे पर जिया की मीठी सांस भी महसूस कर सकता था। यह औरत, उसकी सांसों से इतनी मीठी महक क्यों आ रही थी। जिया ने उसे छोड़ा नहीं, भले ही उसका शरीर पहले से ही पलटा हुआ था। इसके बजाय उसने उसके कपड़े पकड़े और उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे ठीक से कपड़े पहनाए। उसके बाद उसने उसके कपड़ों के बटन लगाए, कंबल ऊपर खींचा और अपने कमरे में लौटने से पहले टेम्परेचर 26 पर एडजस्ट किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके दिमाग से मिले कमांड के बाद उसके ऊपर तिरछी रखी टैबलेट जल उठी। टाइम को उस पल के हिसाब से एडजस्ट किया गया जब वह अंदर आई थी। हालांकि स्क्रीन पर सिर्फ वह बिस्तर पर सोया हुआ दिख रहा था, कमरे के अंदर कोई और मौजूद नहीं था। स्क्रीन पर टाइम आगे पीछे होता रहा और वह लगभग 40 मिनट तक कमरे में रही जब तक उसने उसकी मालिश की। हालांकि उसके सामने वाली स्क्रीन पर उसके कमरे में आने का कोई निशान नहीं था। तो यह औरत न सिर्फ मेडिसिन जानती थी बल्कि एक हैकर भी थी। नाचू, जिया हाथ धोने के बाद जब अपने बिस्तर पर वापस जा रही थी तो उसे जोर से छींक आई। उसे पता ही नहीं था कि उसने अपने नए जन्म के पहले दिन ही खुद को एक्सपोज कर लिया था। उसके बगल वाले कमरे में जो आदमी था, अर्जुन अपने दिमाग से अपने कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहा था। जल्द ही स्क्रीन पर कोड दिखने लगे। जिस कमांड को जिया ने हैक किया था वह जल्दी से डिकोड हो गया। इसे डिकोड करने के बाद जिया का फिगर दूसरी स्क्रीन पर दिखाई दिया। अर्जुन स्क्रीन पर उस औरत को बहुत देर तक घूरता रहा। उसकी गहरी आंखें रात की धीमी रोशनी में चमक रही थी। इस औरत की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह एक छोटा लेस वाला नाइट गाउन पहनकर उसके कमरे में चली आई जो मुश्किल से उसके निचले हिस्से को ढक रहा था। क्या वह सच में सोचती थी कि वह पूरी तरह से बेकार है जो उसे ऐसे कपड़े पहनकर घूमने दे रहा है। उसके बाद उसने उस औरत को दूसरी तरफ एक वीडियो कैमरे की तरफ घूरते हुए देखा। उसकी उंगलियां तेजी से उसके फोन की स्क्रीन पर चली और 1 मिनट के अंदर उसने उसका कैमरा हैक कर लिया।
हालांकि कैमरों में कोई सख्त फायरवॉल नहीं लगाए गए थे, लेकिन जिसने उन्हें लगाया था उसने पक्का किया था कि लगाए गए फायरवॉल जरूरी सरकारी डिपार्टमेंट में लगाए गए फायरवॉल से कम न हो। हालांकि इस औरत ने 1 मिनट से भी कम समय में उन्हें हैक कर लिया। इससे पता चलता है कि वह एक एक्सपर्ट थी और उसने यह कैसे किया, वह बहुत अनुभवी होगी। उसका कैमरा हटाने के बाद वह औरत उसके बिस्तर के पास गई और उसके कमरे का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कंट्रोल बोर्ड दबाया। फिर उसने उसकी हालत चेक करते हुए अपना हाथ उसकी कलाई पर रखा, जिसके बाद मसाज की गई। लेकिन जब उसने उसके कपड़े खोले तो उसके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन था। अर्जुन का चेहरा, जो आमतौर पर ठंडा रहता था और उसकी आंखों में अंधेरा रहता था, अब एक नफरत भरे एक्सप्रेशन से भर गया था। उसने उन एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर ध्यान दिया जिन पर जिया दबाव डाल रहा था और उन्हें ऑनलाइन सर्च किया। उसने अपने आदमियों को उनमें से हर एक को सर्च करने का ऑर्डर दिया, यह जानने के लिए कि ये पॉइंट्स किस लिए हैं। उसके आदमियों को काफी समय से अर्जुन से कमांड नहीं मिले थे, इसलिए जब उन्हें उनके इंस्ट्रक्शन मिले तो उनमें से हर एक को एड्रेनालाइन रश हुआ और वे जल्दी से काम पर लग गए। जल्द ही अर्जुन को उनके सभी जवाब मिल गए। उसकी पीठ पर जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स थे उनका इस्तेमाल उसकी रीढ़ की नसों को उत्तेजित करने के लिए किया जाता था, जिससे सर्कुलेशन में मदद मिलती थी। वे बेहतर नींद लाने और ज्यादा काम करने वाली मसल्स पर किसी भी तरह के स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करते थे। जहां तक उसकी छाती और गर्दन पर पॉइंट्स की बात है, वे उसके निमोनिया में मदद करने के लिए थे और फेफड़ों की किसी। अर्जुन की आंखें एक बार फिर गहरी हो गईं। जब से उसे पैरालाइज हुआ है, पिछले 3 महीनों में उसे 4 बार निमोनिया हो चुका था, लेकिन पिछले 3 हफ्तों में जब से जिया कपूर परिवार में आया था उसे इस बीमारी का कोई मामला नहीं हुआ था। तो उसे उसके फेफड़ों की बीमारी के बारे में कैसे पता चला? जिन एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर वह मसाज कर रही थी, उसे देखते हुए यह पक्का हो गया कि उसने मेडिसिन की पढ़ाई की है और उसमें एक्सपर्ट है। एक हैकर जो मेडिकल एक्सपर्ट भी थी। इस तरह की औरत आमतौर पर पिरामिड में सबसे ऊपर होती है, कोई भी उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा और बहुत सारे पावरफुल लोग होंगे जो उसे चाहेंगे। ऐसी औरत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके पास पैसे की कमी हो। साथ ही वह निश्चित रूप से ऐसी इंसान नहीं होगी जो अपने परिवार और बॉयफ्रेंड की वजह से किसी क्वाड्रिप्लेजिक से शादी करने के लिए इतनी बेवकूफ़ हो। उसने यह भी नहीं सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह औरत उसे पसंद करती थी और उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, खासकर जब वह पिछले 2 सालों से किसी दूसरे आदमी को डेट कर रही थी। वह उसका पहला प्यार था। फिर ऐसा जरूर होगा कि जिया को उससे कुछ चाहिए था, इसीलिए उसने मदद करने का फैसला किया, है ना? इसके अलावा अर्जुन किसी और ऑप्शन के बारे में नहीं सोच सकता था। असल में यह बहुत बढ़िया था। वह जानना चाहता था कि क्या उसकी मेडिकल स्किल्स भी उसकी हैकिंग स्किल्स जितनी ही हैरान करने वाली थी। अगर थी और वह उसकी मदद कर सकता था तो क्यों नहीं करता। लेकिन उसके चेहरे पर उस औरत की सांस और हल्की मीठी खुशबू जो दूसरों से अलग थी, उसने अर्जुन को पूरी रात जगाए रखा। दस्तक दस्तक दस्तक। गहरी नींद में उसे अपने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जिया ने भौहें चढ़ाईं और चिढ़कर अपना सिर कंबल से ढक लिया। लगभग 10 सेकंड बाद दस्तक की आवाज जारी रही, कंबल के नीचे होने पर भी सुनी जा सकती थी। जिया ने इसे अनदेखा करना जारी रखा और छिपा रहा। दस्तक दस्तक दस्तक। दरवाजे पर दस्तक की आवाज तीसरी बार बिना किसी झिझक के आई। युवा मालकिन। इस बार दस्तक की आवाज के साथ लोग उसे बुला भी रहे थे। चुप हो जाओ, कोई मर गया है या क्या? जिया का चेहरा काला पड़ गया था जब उसने कंबल नीचे खींचा और बेड के पास रखी घड़ी को उठाया। वह उसकी हथेली जितनी बड़ी थी और एक दुर्लभ सुनहरे मटेरियल से बनी थी। उसने उसे उठाया और दरवाजे पर फेंक दिया। बटलर जयेश, जो ठीक बाहर खड़ा था, उसने उसकी जोर से चीख सुनी। दरवाजे के आसपास खड़े सभी लोग इससे चौंक गए। जब वे दरवाजे के पास गए और कुछ और कहने ही वाले थे तो उन्होंने 2 जोरदार धमाके सुने। पहली आवाज दरवाजे के लगभग टूटने की थी और दूसरी किसी भारी चीज के फर्श पर गिरने की। अचानक हुई हिंसा से बटलर जयेश डर के मारे कांप गया और तुरंत ऐसी पोजीशन में खड़ा हो गया जिससे ऐसा लगा जैसे वह लड़ने के लिए तैयार है। मास्टर कपूर, जो पास खड़ा था, चौंक गया। अहम मास्टर कपूर, लगता है यंग मिस्ट्रेस को बिस्तर से उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बटलर जयेश ने अजीब से चेहरे से कहा। बेचारा आदमी पहले से ही 50 साल का एक बूढ़ा आदमी था और अब डर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब वह कुछ साल छोटा था तो वह एक मजबूत हिम्मत वाला आदमी था जिसे डराया नहीं जा सकता था। जब मास्टर कपूर ने बटलर जयेश के चेहरे पर डरा हुआ भाव देखा तो उन्होंने उसे कहा, जब वह बिस्तर से उठे तो उसे स्टडी में ले आओ ताकि वह अपनी बात समझा सके। जी सर। जैसे ही मास्टर कपूर जाने वाले थे उनके सामने का दरवाजा खुला। जिया, जिसने सफेद बाथरोब पहना हुआ था, उनके सामने एक मासूम बिल्ली के बच्चे की तरह खड़ी थी जो अभी अभी जागा हो। दादाजी, सुबह बटलर जयेश। सुबह। जिया ने खुशी खुशी अपने बॉस और बटलर जयेश, जो बहुत अफसर थे, का एक चमकदार जोरदार मुस्कान के साथ स्वागत किया। बटलर जयेश और मास्टर कपूर, जो हल्के से मुस्कुराए, दोनों ही चुप हो गए। उसका रिएक्शन पहले वाले से बहुत अलग था, जिससे मास्टर कपूर के लिए उस टॉपिक को शुरू करना बहुत मुश्किल हो गया जिस पर उन्होंने बात करने का प्लान बनाया था।
जिया ने पहले दरवाजे को देखा जिसमें छेद था और फिर लकड़ी के फर्श को उसने घड़ी उठाई जो पहले ही बंद हो चुकी थी और उदास चेहरे से बोली, ओ नहीं, यह टूट गई। मैं मुझे बहुत अफसोस है दादाजी, मुझे नींद में चलने की आदत है जो अभी हुआ। मास्टर कपूर हैरान थे जबकि बटलर जयेश ने बस सोचा, मैं बस बैठकर तुम्हारा परफॉर्मेंस देखूंगा। जिया ने मास्टर कपूर को समझाया, उनके चेहरे पर माफी का भाव था। सच तो यह है कि मैं सपना देख रही थी कि मेरी बहन को किडनैप कर लिया गया है और हम पुलिस की मदद से उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पापा पहले ही पुलिस के साथ दुश्मन के इलाके में घुस गए थे और उन्होंने मेरी बहन को चुप रहने के लिए कहा था। लेकिन उसने मदद के लिए चिल्लाने का फैसला किया और उसे बचाने के लिए मेरे पापा किडनैपर्स में से एक की वजह से बुरी तरह घायल हो गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैं उस पर चिल्लाई। मैंने अपने पास रखी एक ईंट उठाई और किडनैपर की तरफ फेंक दी। फिर मैंने एक जोर की आवाज़ सुनी जिससे मैं जाग गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद नींद में चल रहा था और मैंने सच में दरवाजे पर कुछ फेंक दिया था। जब तक मुझे होश आया मैंने बटलर जयेश को मुझे बुलाते हुए सुना, दादाजी मुझे बहुत अफसोस है। यह कहकर जिया ने गिल्ट से अपने बॉस को देखा। आइए, अपनी पिछली जिंदगी में वह राज करने के लिए पैदा हुई थी। उसे दूसरों को चैलेंज करने की आदत थी जो उसे नीचा देखते थे। अपने जन्म से लेकर अपनी मौत तक वह किसी भी चीज या किसी से नहीं डरती थी, भले ही वह उसका बॉस ही क्यों न हो। वह फिर भी अपना सिर ऊंचा रखती थी। लेकिन अभी के लिए उसके पास न पैसे थे, न स्टेटस और न ही कोई स्किल्स। एकमात्र जगह जहां वह किसी को चैलेंज कर सकती थी शायद मुर्दाघर होगा, यह देखने के लिए कि क्या कोई उसके आसपास सांस लेने की हिम्मत करता है। अपनी उदास जिंदगी के बारे में सोचते हुए जिया ने मास्टर कपूर को और भी सच्ची नज़र से देखा। अभी वह अभी भी नींद में थी और भूल गई थी कि वह अब कौन है। एक पल ऐसा आया जब उसे लगा कि वह अभी भी अपने विला में सो रही है और नौकरों में से एक ने उसे जगाने की हिम्मत की, लेकिन तेज आवाज ने उसे जगा दिया और उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जब बटलर जयेश ने उसे सच्ची नज़र से समझाते हुए देखा तो उसने उसकी बात पर यकीन करने का फैसला किया। उसके जैसी औरत के लिए जो अपने परिवार के लिए कुर्बानी देने को तैयार थी, इससे पता चलता था कि वह उनकी बहुत परवाह करती थी। तो यंग मिस्ट्रेस को सच बोलना चाहिए, है ना? लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि उसके साथ फिर से धोखा हो रहा है? हम उसने फिर से क्यों सोचा? जब बटलर जयेश यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि इससे पहले कब उसके साथ धोखा हुआ था, तब मास्टर कपूर पहले ही मेन टॉपिक पर आ चुके थे। जिया जिया, मैंने बटलर जयेश से सुना कि तुमने कल चूहे मांगे थे। मास्टर कपूर के नजरिए से उन्हें जिया की पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, टैलेंट, एजुकेशन या वह नींद में चलती थी या नहीं, इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उनके लिए बस यही जरूरी था कि वह उनके पोते को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, यह सही है, जिया ने बात मानने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब मास्टर कपूर ने उसे इतना बात मानने वाला देखा तो उनका दिल धीरे धीरे शांत हुआ और पूछते रहे, तुमने ये सारे चूहे क्यों मांगे? तुमने उन्हें कहाँ रखा? मैंने उन्हें बालकनी और तीसरे यंग मास्टर के कमरे के पास ग्रीन हाउस में रखा था। क्योंकि जिया अभी भी उन्हें सीधी मुस्कान के साथ जवाब दे रही थी। मास्टर कपूर उन बातों से दुखी थे, फिर भी उसे अपनी बात समकपूर है का मौका देने को तैयार थे। तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कोई कारण तो होगा, है ना? जरूर, जिया ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गई। दादाजी प्लीज अंदर आइए, मैं आपको चूहों को दिखाने के लिए वहां ले जाऊंगी। मास्टर कपूर को कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रही है, लेकिन चूंकि यह मामला आहचुआन से जुड़ा था तो चाहे जो भी हो उन्हें इसका जवाब चाहिए था। जब वह मास्टर कपूर और बटलर जयेश के साथ अपने बेडरूम के पास से गुजरी तो उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी और देखा कि सुबह के 6:30 बज रहे थे। उसका मूड तुरंत खराब हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसे पिछली जिंदगी में डिप्रेशन हुआ था तो वह कभी भी रात को अच्छी नींद नहीं ले पाती थी और सिर्फ सुबह ही सो पाती थी। अगर उस दिन उसका कोई मिशन भी होता तो भी वह सुबह 11 बजे से पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करती थी। हालांकि अब वह किसी और की छत के नीचे रह रही थी। इस समय जिया ने खुद को फिर से अमीर बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। जब उसने मन ही मन आह भरी तो मास्टर कपूर ने यह देखा और सोचा कि इसका कुछ लेना देना आहचुआन से है। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। सबसे पहले जिया मास्टर कपूर और बटलर जयेश को उस जगह पर ले गई जहां उसने चूहों को रखा था। उन्होंने देखा कि 4 चूहे अब पिछली रात की तरह एक्टिवली नहीं हिल रहे थे, वे सभी मरे हुए लग रहे थे और पिंजरे के अंदर उल्टी भी थी। हालांकि उनमें से कोई भी असल में मरा नहीं था, लेकिन वे बहुत बीमार लग रहे थे। बटलर जयेश, जब मैंने चूहों के लिए कहा तो मुझे याद है कि मैंने कहा था कि मुझे मोटे और हेल्दी चूहे चाहिए, है ना? बटलर जयेश को पता नहीं था कि कुल कितने चूहे थे, लेकिन अपने सामने चूहों को देखकर ही उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ यंग मिस्ट्रेस, तुमने किया, मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था और उनसे मोटे और मजबूत दिखने वाले चूहों को पकड़ने को कहा। इन चूहों का क्या हुआ? जिया, जैसे ही जिया बोलने वाली थी, सोफिया जो बालकनी के दूसरी तरफ थी ने उन्हें बाहर जाते देखा। वह गुस्से से चिल्लाई और उनकी तरफ बढ़ने लगी। मैंने सुना है कि तुमने कल बटलर जयेश से चूहे मांगे थे। तुमने भाई चुआन के कमरे के सामने ये मरे हुए चूहे क्यों रखे? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह करना एक अनलकी काम है? सोफिया दौड़कर आई और बिना पूछे कि क्या हुआ वह जिया पर चिल्लाने लगी। क्योंकि दादाजी यहाँ थे, वह चाहती थी कि वह खुद देख ले कि वह जिया के बजाय भाई चुआन के साथ रहने के लिए ज्यादा सही है। जिया ने भौहें चढ़ाईं और 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर नफरत भरी नजर थी। वह कहे बिना नहीं रह सकी, अपनी तमीज का ध्यान रखो लेडी, तुम्हारी लार मेरे पूरे चेहरे पर लग रही है।
सोफिया का चेहरा लाल हो गया। उसे एक ही समय में गुस्सा और अजीब लग रहा था। जिया, टॉपिक बदलने की हिम्मत मत करना। अब जब दादाजी यहाँ है तो बेहतर होगा कि तुम खुद को समझाओ। तुमने भाई चुआन के सन रूम में मरे हुए चूहे क्यों रखे? जिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें खुद को समझाऊं, मुझे क्यों समकपूर खा चाहिए? फिर सोफिया के एक और शब्द कहने का इंतजार किए बिना वह मुड़ी और मास्टर कपूर से बोली, दादाजी चलो सन रूम में चलते हैं। सोफिया, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था, गुस्से से जल उठी। फिर जब जिया उसके पास से गुजरी तो उसने धीरे चलने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि सीधे उसे धक्का दे दिया। वह इस बात से हैरान रह गई और उसे एक तरफ धकेल दिया गया, जिससे जिया का रास्ता साफ हो गया। हालांकि जिया ने सिर्फ अपना नाइट गाउन पहना था, लेकिन जिस तरह से उसने अपने हिप्स को घुमाया, साथ ही डरावनी चमकदार चाल से वह एक रानी जैसी लग रही थी। यह कुतिया, यह छत बहुत बड़ी थी, उसने इसके बजाय दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुना? उसे जानबूझकर उसे दूर धकेलना पड़ा। यह बहुत ज्यादा था। सनरूम सीधे अर्जुन के बेडरूम के बगल में था। जैसे ही उनके बीच का दरवाजा खुलता, दोनों जगह जुड़ जाती। अंदर चूहों के 2 पिंजरे थे, लेकिन वे सभी मरे हुए थे पहले से ही। इसका अंदाजा होने के कारण जिया उन्हें देखकर जरा भी हैरान नहीं हुई। यंग मिस्ट्रेस, ये चूहे क्यों मरे हैं? हालांकि उसने उन्हें पहले भी देखा था। बटलर जयेश को चूहों को देखकर फिर भी घिन आई, जो संघर्ष करते हुए मरे हुए लग रहे थे। तब सोफिया ने कमरे में जाने का फैसला किया। जब जिया ने अनजाने में उसकी तरफ देखा तो वह तुरंत भड़क गई। तुम मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम कहोगी कि मैंने ही यहाँ चूहों को मारा है? जिया, अगर तुम मुझे फंसाने की कोशिश भी कर रही हो तो भी एक लिमिट होनी चाहिए। अपने साथ गलत हुआ महसूस करते हुए सोफिया ने मास्टर कपूर से कहा, दादाजी, मैं 17 साल की उम्र में कपूर परिवार में आई थी। पिछले 5 सालों से आपने खुद देखा है कि मैं भाई चुआन के साथ कैसा बर्ताव कर रही हूँ। मैं उसके लिए सिर्फ सबसे अच्छा चाहती हूँ। मैं उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ये मरे हुए चूहे यहाँ क्यों रखूंगी? फिर वह जिया की ओर मुड़ी और चिल्लाई, जिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये चूहे गंदे जीव हैं जो बीमारी फैला सकते हैं? एक्सीडेंट के बाद से भाई अर्जुन का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, फिर भी तुमने इन चूहों को उसके कमरे के ठीक बाहर रख दिया। भले ही तुमने उन्हें मारा ना हो, क्या तुम्हें कम से कम हमें ये तो बताना चाहिए कि तुमने इन गंदे जीवों को भाई अर्जुन के। मास्टर कपूर ने देखा कि जिया बहुत शांत है, उन्हें समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह तुरंत गुस्से से भर गए और पूछा, क्या अर्जुन के कमरे में कुछ गड़बड़ है? जिया ने धीरे से सिर हिलाया और प्यार भरे लहजे में कहा, दादाजी, आप काफी चालाक हैं। यहाँ के कुछ लोगों से अलग, जिनका दिमाग यहाँ से बहुत दूर है, ठीक उनके कमरे की तरह। सच में तीसरे यंग मास्टर के सनरूम में कुछ गड़बड़ है। जिया की बुरी बातों से सोफिया लगभग बेहोश हो गई थी। वह कल रात अपने कमरे से निकलकर गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई थी। हालांकि यह एक इंडिविजुअल स्वीट था और नज़ारा भी उतना ही शानदार था, फिर भी यह इस हवेली से अलग था। यह कुतिया जानबूझकर ऐसा कर रही थी। हालांकि जब उसने सुना कि सनरूम में कुछ गड़बड़ है और इस औरत ने शायद इन चूहों की मदद से पता लगाया होगा कि वह क्या है, तो उसने जो शब्द कहने वाली थी उन्हें निगल लिया। जब मास्टर कपूर ने सनरूम में प्रॉब्लम के बारे में सुना, जो अर्जुन के बेडरूम से जुड़ा था, तो वह तुरंत डरकर अपने पोते के कमरे की ओर भागे। सोफिया को भी मौका मिला और वह भी कमरे में भाग गई। अर्जुन! मास्टर कपूर घबराकर चिल्लाया और कमरे में भागा। जब जयान और राकेश, जो बाहर पहरा दे रहे थे, ने कमरे के अंदर शोर सुना, तो उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग जमा हैं। दादाजी! हालांकि अर्जुन सो नहीं रहा था, फिर भी उसकी आंखें बंद थीं। शोर सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और तुरंत उस आदमी को देखा जो उसके परेशान दादाजी के पीछे पीछे आ रहा था। जिया परेशान और शांत दिख रही थी, लेकिन असल में वह बस आराम से अंदर चल रही थी। अर्जुन बस आराम से जिया को देख रही थी, दूसरी पार्टी को ध्यान नहीं देना चाहिए था। हालांकि जिया को तुरंत एहसास हो गया और वह उसकी तरफ मुड़ी। जिया का रिफ्लेक्स भले ही तेज हो, लेकिन अर्जुन का उससे भी तेज था। जब उसका ध्यान उस पर गया तो अर्जुन की नजरें तेजी से सोफिया पर चली गईं, जो उसके सामने खड़ी थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने यह जानबूझकर किया था और उसकी आंखें मजबूत थीं, क्योंकि इससे चीजें ज्यादा साफ दिख रही थीं। सोफिया को तुरंत महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब अर्जुन की नजरें उस पर पड़ी तो सोफिया को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया इंद्रधनुषों से भर गई हो। भाई अर्जुन आखिरकार उसे देख रहा था। यह पहली बार था जब भाई अर्जुन ने सीधे उसकी ओर देखा था। सोफिया स्पष्ट रूप से इशारे को गलत समझ रही थी, अब पूरी तरह से खुशी से भर गई थी। वह ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी, उसे बस यही उम्मीद थी कि भाई अर्जुन उस पर थोड़ा और ध्यान देंगे। उसका मानना था कि पिछले कुछ वर्षों में उसने जो कड़ी मेहनत और प्रयास किया है, भाई अर्जुन निश्चित रूप से उसकी सराहना करेगा। जब तक वह उस पर ध्यान देगा, जब उसे उसके अच्छे गुणों का एहसास हुआ, तो यह एक दिलचस्प किताब की तरह होगी। वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहेगा, फिर वह उसे चुनेगा। उसकी नज़र में उसका मानना था कि भाई अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे, भले ही उन्हें जीवन भर अपाहिज रहना पड़े। वह ध्रुव से भी बेहतर था। यह तब तक सच था जब तक वह ऐसा चाहता था। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? जब मास्टर कपूर ने देखा कि अर्जुन की हालत कल की तुलना में बेहतर है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। क्या हुआ? अर्जुन की आवाज़ अभी भी बहुत शांत थी। हालांकि जब कल इच्छामृत्यु की गुहार लगाते समय उन्होंने जिस स्वर का उपयोग किया था, उसकी तुलना में आज का स्वर थोड़ा अधिक प्रसन्नचित्त लग रहा था। मास्टर कपूर को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वह जल्दी से जिया की ओर मुड़ा और पूछा, जिया जिया, क्या हो रहा है? बाहर के चूहे क्यों मर गए? क्या अर्जुन प्रभावित होगा?
मास्टर कपूर द्वारा पूछताछ के दौरान जिया ने उन ऑर्किड को देखा जो अर्जुन के सनरूम में लगाए गए थे। फिर उसने पूछा, थर यंग मास्टर, क्या आपको ऑर्किड पसंद है? मास्टर कपूर अपने पोते के व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट थे। वह जिया को जवाब नहीं देते थे, भले ही वह लकवाग्रस्त न हो। अब जब वह था तो यह और भी बुरा होगा। इस कारण से मास्टर कपूर उसकी ओर से उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार थे। हालांकि इससे पहले कि मास्टर कपूर एक शब्द कह पाता, सोफिया ने पहले ही अपना बड़ा मुंह खोल दिया था। ऑर्किड भाई अर्जुन के पसंदीदा हैं क्या? आप नहीं देख सकते कि सनरूम में इतने सारे महंगे ऑर्किड रखे हुए हैं? हे प्रभु, उसका यह स्वभाव! जिया पूरी तरह से अवाक थी। मिस सोफिया, क्या आप बेहद मोटी चमड़ी के साथ पैदा हुई थीं या आपको भूलने की बीमारी है? दादाजी ने पहले ही आपको किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए तीसरे युवा मास्टर से दूर रहने की चेतावनी दी थी। फिर भी आप यहाँ हैं। आप हमारे बेडरूम में क्यों हैं? मैं तीसरे युवा मास्टर से एक सवाल पूछ रहा था, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ? सोफिया, जो अभी भी पहले के अत्यधिक आनंद में डूबी हुई थी, उसने जिया के साथ बहस करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि जब दूसरे पक्ष ने अचानक उसका अपमान किया तो उसने जिया की ओर ऐसे देखा जैसे उसे किसी आवारा कुत्ते ने अनुचित रूप से काट लिया हो। फिर मास्टर कपूर बोले, सोफिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम बाहर इंतजार क्यों नहीं करते? मास्टर कपूर को पता था कि सोफिया के विचार क्या थे, लेकिन जिया वह व्यक्ति था जिसे वह अर्जुन के जीवन में भाग्य लाने के लिए परिवार में लाया था। हालांकि उन्होंने कई वर्षों तक सोफिया का पालन पोषण किया था और उनके मन में उनके लिए भावनाएं थीं, लेकिन यह मामला अर्जुन से जुड़ा था। इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई और चीज नहीं थी। सोफिया शर्मा गई और उसने अपने होंठ काट लिए। उसने दयनीय स्वर में उत्तर दिया, दादाजी, मुझे भाई अर्जुन की चिंता है। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि जिया ने उन मरे हुए चूहों को अपने कमरे के बाहर क्यों रखा। मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे बारे में चिंता करो, बाहर निकलो। किसी को यह आशा न थी कि रोगशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति अपना मुंह खोलेगा, यहाँ तक कि जिया भी आश्चर्यचकित थी। फिर उसने सोफिया को देखा और पॉपकॉर्न की कटोरी के साथ शो का आनंद लेने के लिए खुद को तैयार किया। जब मास्टर कपूर द्वारा पीछा किया गया तो सोफिया गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गई। हालांकि अर्जुन के ठंडे शब्दों को सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और पीला पड़ गया। 1 मिनट पहले वह अभी भी 7वें आसमान पर थी जब भाई अर्जुन ने उसकी ओर देखा, लेकिन अगले ही मिनट उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। विरोधाभास इतना तीव्र था कि सोफिया का दिमाग शून्य हो गया और उसके कान बजने लगे। मिस सोफिया, हमारे युवा मास्टर आपसे जाने के लिए कह रहे हैं। राकेश भावहीन होकर सोफिया की ओर चला गया। उसकी आवाज रोबोट जैसी थी। जब मास्टर कपूर ने सोफिया को रोते हुए देखा तब भी उन्हें इस गरीब बच्चे के लिए दोषी महसूस हुआ। जैसे ही वह उसे सांत्वना देने के लिए बोलने ही वाला था, जिया, जो उनके बगल में था, व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। अरे नहीं, यह तुम्हारे लिए अचानक आया है ना? ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई अर्जुन को तुम्हारे सारे प्यार और देखभाल की कोई परवाह नहीं है। अर्जुन की नज़र तब अर्थपूर्ण हो गई जब उसने उस महिला की ओर देखा जो दूसरे पक्ष को अपमानित कर रही थी, कोई और दृश्य बनाने से नहीं डर रही थी। जहां तक सोफिया का सवाल है, वह जिया से नाखुश हो सकती है, लेकिन उसने कभी जिया से इतनी नफरत नहीं की थी। यह कुतिया भयानक और घृणित थी। वह नहीं जानती थी कि कब रुकना है और भविष्य में मैत्रीपूर्ण बैठकों के लिए उनके बीच एक रेखा बनाए रखने का बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं था। यहाँ दादा और भाई अर्जुन के साथ भी वह अभी भी परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल अविश्वसनीय। हालांकि वह पहले से ही गुस्से से जल रही थी। सोफिया ने 2 गहरी सांसें लीं और मुस्कुराई। मैं समझता हूँ कि भाई अर्जुन बुरे मूड में हो सकते हैं, इसलिए मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। आपको भयानक बातें कहकर मुझे और अधिक उत्तेजित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सोफिया ने अपने चेहरे पर एक देखभाल भरी मुस्कान दिखाई और कहा, भाई अर्जुन, मैं अब जा रहा हूँ। अच्छा आराम करो, मैं जल्द ही फिर से आऊंगा। असीमित सहनशीलता केवल माँ और बेटे के बीच पाई जाती है, तो आप तीसरे युवा मास्टर को अपने बेटे के रूप में मान रहे हैं। वाह, क्या महान मातृप्रेम है। सोफिया पहले से ही दरवाजे के पास थी जब जिया की आवाज उसके पीछे आई। उसे इतना गुस्सा आया कि वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि वह फिर भी खुद को शांत करने में कामयाब रही। वह नहीं चाहती थी कि भाई अर्जुन जिया के साथ उसकी बदतमीजी भरी लड़ाई को देखे। जिया शायद उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वह उससे प्यार जरूर करती थी। वह नहीं चाहती थी कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी वह यह सोचे कि वह जिया जैसा तुच्छ व्यक्ति था। एक बार जब सोफिया चला गया तो मास्टर कपूर ने कहा, जिया, आप अभी ऑर्किड के बारे में पूछ रहे थे क्या? वे चूहों की मौत से संबंधित है। चूंकि वह भयानक व्यक्ति पहले ही चला गया था, जिया के पास अब बकवास जारी रखने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने सीधे उसके प्रश्न का उत्तर दिया। घोस्ट ऑर्चिड दुनिया के सबसे अनमोल ऑर्किड में से है। वे एक संग्राहक के लिए अनमोल रत्नों की तरह है, लेकिन तीसरे युवा मास्टर के कमरे के अंदर उनमें से दर्जनों हैं। क्या वे सभी उसके हैं या वे एक उपहार थे? उनमें से केवल 2 ही उसके थे, बाकी के लिए उसकी बहन और मैं ही है जिन्होंने उन्हें वहां रखा था। अब कुल 13 घोस्ट ऑर्चिड्स हैं। क्या उनमें कुछ गड़बड़ है? जिया ने सिर हिलाया। यदि आप घोस्ट ऑर्चिड्स को केवल अकेले ही रोकते हैं तो यह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि आप उन्हें ओस्मांथस और हेनबिट के साथ लगाते हैं तो यह समस्या होगी। हेनबिट वह क्या है? दीवार के पास हरे पौधे जिनका उपयोग इन फूलों को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। मास्टर कपूर को नहीं पता था कि यह क्या था, इसलिए जिया सनरूम में गया, ऑर्किड के बगल में मौजूद द हेनबिट्स में से एक को बाहर निकाला और मास्टर कपूर को देखने के लिए उसे वापस कमरे में ले आया।
जैसे ही उसने देखा उसका चेहरा काला पड़ गया। इतने वर्षों तक समाज में रहने के कारण जिया के शब्द इतने सीधे थे कि वह समझ सके कि किसी ने जानबूझकर इन हेनबिट को ऑर्किड के बगल में रखा था। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि जब वह पहले से ही इस स्थिति में थे तब भी दूसरी पार्टी अर्जुन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। धत तेरी किए, अगर उन्हें एक साथ रखा जाए तो क्या होगा? वे फॉस्टीन का उत्पादन करेंगे। बिस्तर पर लेटे हुए जब अर्जुन ने फॉस्टीन शब्द सुना तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कई बार उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई और बाद में उन्हें निमोनिया भी हो गया। यह सब फॉस्टीन के कारण था। फॉस्टीन वह क्या है? अत्यधिक जहरीली गैस है जो क्लोराइड गैस से 10 गुना अधिक जहरीली है। फॉस्टीन विषाक्तता श्वसन प्रणाली को तेजी से नुकसान पहुंचा सकती है और एक बार गंभीर होने पर यह अन्य प्रणालियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिन लोगों को जहर दिया जाता है उनमें से अधिकांश को पहले सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी होगी और चक्कर आएंगे। उसके बाद निमोनिया हो जाएगा। कुछ जब वह बोल रही थी तो पूरा कमरा बिल्कुल खामोश था। मास्टर कपूर का चेहरा इतना काला था कि उसकी ठुर्री से काली स्याही टपक रही थी। उसने उन सभी समयों के बारे में सोचा जब अर्जुन को अनायास ही निमोनिया हो गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली खराब थी, बल्कि इसलिए कि वह फॉस्टीन के संपर्क में आ गया था। इस पूरे समय में यह जहरीली गैस अर्जुन के शरीर के अंदर घूम रही थी, जो शुरू से ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थी। जिया, क्या आप कह रहे हैं कि अर्जुन को जहर दिया गया था? तुम क्या अब वह खतरे में होगा? बोलते समय मास्टर कपूर ने दर्द से निगल लिया। उनकी आवाज़ बेहद कड़वी लग रही थी। जिया ने तुरंत उसे सांत्वना दी। हमें यह जानने की आवश्यकता होगी कि इन तीनों को कितने समय से एक साथ रखा गया है। हालांकि सौभाग्य से तीसरे युवा मास्टर के कमरे को एक नया वेंटिलेशन सिस्टम मिल गया है। भले ही जहरीली गैसें एक बार यहाँ थी, उनमें से अधिकांश अब तक फैल चुकी होंगी। इसके अलावा यहाँ कई ऑर्किड और हेनबिट हैं। हालांकि ओसमंथस का पेड़ बहुत बड़ा है। सभी ने उसकी बात गंभीरता से सुनी, विशेषकर अर्जुन ने। जिस तरह से उसने उसे घूर कर देखा उससे उसके शरीर में छेद हो सकता था। जिया को तुरंत एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा कुछ कहा होगा। उसने अपना स्वर बदल दिया और कहा, इससे उन्हें नुकसान हो सकता है, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं हो सकता है। चूंकि दुर्घटना के बाद तीसरे युवा मास्टर के रक्त परिसंचरण के साथ छेड़छाड़ की गई थी, इसलिए हमें अभी भी अधिक विस्तृत जांच करने की आवश्यकता होगी। मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए दादाजी के लिए बेहतर होगा कि वे तीसरे युवा मास्टर की जांच के लिए यहाँ किसी को बुला। जैसे ही उसके सामने वाली महिला ने डॉक्टर न होने के बारे में बड़बड़ाया, अर्जुन की आंखों में एक तेज झलक दिखाई दी। अब वह इस चालाक लोमड़ी को अपने दादा के साथ खेलते हुए नहीं देख पा रहा था। उसने पूछा, आपने कहा था कि जब ये सभी पौधे एक साथ होंगे तब भी इसे एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होगी। जब से वह लकवाग्रस्त हुआ था, अर्जुन को अपने आसपास की हर चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब उसने अचानक बात करना शुरू किया तो उसके बगल में बैठे मास्टर कपूर इतने उत्साहित हो गए कि वह लगभग खड़े हो गए। जिया ने सिर हिलाया। जैसे ही वह जारी रखने वाली थी, अर्जुन ने फिर से बात की। 20 डिग्री। मुझे नहीं पता था कि तीसरे युवा मास्टर का रसायन विज्ञान का ज्ञान इतना व्यापक था। जैसे ही अर्जुन ने जिया के चेहरे पर मनमोहक मुस्कान देखी, उसके अंदर जीतने की इच्छा बढ़ने लगी। खैर, निस्संदेह वह मरने वाला था और वह शारीरिक रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए जीतने की यह इच्छा जीतने की इच्छा में बदल गई थी। उस प्रकार की इच्छा जहां वह इस लोमड़ी को फाड़कर देखना चाहता था कि वह किस चीज से बनी है। जब मैं कॉलेज में था मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चुना, लेकिन मैंने भौतिकी और रसायन विज्ञान का भी अध्ययन किया जो समान स्तर का था। अगर इस आदमी के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसकी भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों डिग्रियां भी डॉक्टरेट हैं? जिया ने खुद से कहा। दूसरों के लिए चाहे वह कोई भी डिग्री हो, 25 साल की उम्र से पहले एक डॉक्टरेट प्राप्त करना पहले से ही चमत्कार था, लेकिन इस व्यक्ति को 5 साल पहले 3 डॉक्टरेट डिग्रियां मिल गईं।